नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी के साथ आज हम अपनी आज की करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने टॉपिक्स मेंशन कर दिए, एक बार इनको पढ़ सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट्स। जो सरकार ने 2016 के अंदर करेंसी को बैन किया था, जहाँ पे 1000 और 500 के नोट्स को बैन कर दिया गया था, तो उसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्स सुना दी है। इस केस को देखा था 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, है ना। और जो जज थे, 4 जजों ने इस डिमोनेटाइजेशन के फैसले के हक में अपना फैसला सुनाया और एक जज इसके अपोजिशन में रहे थे। व्हाट आर द रूलिंग ऑफ द वर्डिक्ट। अब देखते हैं वर्डिक्ट की रूलिंग क्या थी। इसके अंदर मेजोरिटी रूलिंग रही है दैट मेजोरिटी हेल्ड दैट सेंटर्स नोटिफिकेशन डेटेड ऑन November 8, 2016 is valid and satisfy the test of proportionality। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो सेंटर ने नोटिफिकेशन जारी किया था 8 नवंबर 2016 के अंदर, जिसके अंदर कहा गया था कि आज से हम 500 और 1000 के नोट्स को क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही किया गया था। और इसके अंदर आरबीआई एंड सेंटर हैव बीन कंसल्टेशन विद ईच अदर फॉर 6 मंथ प्रियर टू द November 8 नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई जो सेक्शन 26 का क्लोज 2 था, जिसमें कि आरबीआई एक्ट 1934 की बात कही गई है, तो उसके अंदर क्या बोला गया है ना कि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में कंसल्ट कर रहे थे पिछले 6 महीने से कि भाई ऐसा हमको करना चाहिए या नहीं। उसके बाद ये फैसला लिया गया था November 8 को। द स्टैट्यूटरी प्रोसीजर अंडर सेक्शन 26 क्लोज 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट was not violated merely because the center had taken the initiative to advise the central board to consider recommended demonetization। तो यहाँ पे क्या है ना, एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर होता है अंडर सेक्शन 26, जो सेक्शन 26 के अंडर जो प्रोसीजर था, जिसको फॉलो करते हुए सरकार ने अपना फैसला लिया था, तो उसको सही करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई सेंटर ने, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से अपनी इसके मामले के अंदर एडवाइस ली थी, और इसी के चलते हुए वो पूरी एडवाइस और पूरा कंसल्टेशन का मामला उनका 6 महीने तक चला, और उसके बाद ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो इस वजह से सेक्शन 26 क्लोज 2 का आरबीआई एक्ट की उसका किसी भी तरह से गवर्नमेंट ने, है ना, क्या कहते हैं, वोलेशन नहीं किया। ठीक है, उसको वोलेट नहीं किया। इस वजह से जो गवर्नमेंट का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। द सेंटर was empowered under the provision to demonetize all series of बैंक नोट्स। तो यहाँ पे क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट कि गवर्नमेंट के पास हर तरह की पावर है जिसके अंदर वो किसी भी सीरीज के बैंक नोट को क्या कर सकती है, बैन कर सकती है। ठीक है, डिमोनेटाइज कर सकती है। ऑन हेस्टी डिसीजन द कोर्ट सेड सच मेजर्स अनडिस्प्यूटेडली आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन विद एटमोस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड स्पीड। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहते हैं कि भाई उनका कहना है कि ऐसे ऐसे फैसले हैं ना, इतने बड़े स्तर के जो फैसले होते हैं उनको हाईली कॉन्फिडेंशियल तरीके से लेना चाहिए, और अपना बिल्कुल जल्द से जल्द लेना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई न्यूज़ वगैरह अगर बाहर लीक हो जाती है तो फिर वो फैसले लेने का कोई मतलब नहीं है। डिमोनेटाइजेशन करने का एक प्रॉपर पर्पस था, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम फेक करेंसी को ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। साथ ही साथ जो ब्लैक मनी थी, टेरर फाइनेंसिंग करने में जिसकी सबसे ज़्यादा मदद होती थी, उसको भी हम बिल्कुल एक तरह से ख़त्म कर देंगे। तो क्या होता था ना, देखो, सरकार ने 500 और 1000 के नोट्स को बैन कर दिया, ठीक है ना। और उन्हीं नोट्स को कौन ले रहे थे, सिर्फ बैंक्स ले रहे थे कि भाई आप, है ना, हमको यहाँ पे जमा करवा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो। अगर कोई वहाँ पे नकली नोट लेके जाएगा तो बैंक को पता लग जाएगा, तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और जो अगर कन्वर्ट नहीं करवा पाए तो वो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तो इस तरह से जितने भी नकली नोट्स थे वो मार्केट से बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो गए थे। और जो माइनॉरिटी जो एक जज हैं हमारे, उनका क्या कहना था कि भाई ये गवर्नमेंट ने जो अंडर सेक्शन 22 क्लोज 2 का है ना, यहाँ पे उल्लंघन किया है। ठीक है, उन्होंने ढंग से आरबीआई के साथ में इसको क्या नहीं प्रपोज नहीं किया, और जो आरबीआई का ये जितने भी प्रपोजल्स थे, रिकमेंडेशन थी, उनको भी ढंग से नहीं माना। तो यहाँ पे क्या कहना था, यही सब कहना था जजेस का। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर बोर्ड का ओपिनियन नेगेटिव भी रहा हो, ठीक है, तो सेंटर फिर भी अपनी जो रिकमेंडेशन थी उनके साथ आगे एक्सरसाइज कर सकते थे, मतलब डिमोनेटाइज कर सकते थे। लेकिन उसके लिए उनको एक ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत थी पार्लियामेंट के अंदर। तो इस वजह से
जो हमारे सिंगल जज रह गए थे, जिन्होंने 4 ने तो हाँ कर दी थी और 1 ने ना कर दी थी कि भाई सरकार ने बिल्कुल गलत किया है यहाँ पे, कहने वाले जो जज थे। और उनका यही मानना था कि अगर बोर्ड ने आपको मना किया था तो आप अपने फैसले के साथ आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, जो कि आप लेके नहीं आए। और इस वजह से ये जो आपने पूरा सेक्शन 2 का सॉरी सेक्शन 26 का उल्लंघन किया है। व्हाट इज़ डीमोनेटाइजेशन? 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये जो लार्जेस्ट डिनोमिनेशन के जितने भी नोट है, जिनकी हाईएस्ट वैल्यू है लाइक 500 और 1000, इनको क्या कर रही है, डीमोनेटाइज करती है। मतलब इनको जो ये लीगल टेंडर है, मतलब इनके बदले में जो आप काम करते थे तो वो नहीं हो पाएंगे, और जो इनकी वैल्यू थी वो बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई थी। तो इस वजह से क्या था ना, पूरा मुद्दा ये चल रहा था। ऑब्जेक्टिव क्या था डिमोनेटाइजेशन का, कि भाई इलीगल ट्रांजैक्शंस को रोका जाए, ब्लैक मनी को रोका जाए, और जितने भी नकली नोट्स थे मार्केट के अंदर उनको ख़त्म किया जाए। और इसी की वजह से जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस थे उनका डिजिटाइजेशन हो, मतलब जहाँ पे बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते थे वो गवर्नमेंट की पहुँच से पहले बाहर रहते थे, क्योंकि उनके पास कैश ज़्यादा रहता था। और गवर्नमेंट ने ये बैन करते ही सभी कंपनियों को कैश जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है, वरना वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस वजह से भी जो उनकी ब्लैक मनी, जो टैक्स से पैसा बचाते थे, तो वो सब ख़त्म हो गया था। अब ये अगर गवर्नमेंट के पास या फिर बैंक के अंदर पैसे जमा करवाएंगे तो उससे क्या है ना, गवर्नमेंट इनसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करेगी और गवर्नमेंट की भी आमदनी बढ़ेगी यहाँ पे। अब बात करते हैं ऑपरेशन क्लीन मनी की। इसको लॉन्च किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे ई वेरिफिकेशन। जो भी लार्ज अमाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट हुआ था ना, 9 नवंबर से लेके 30 दिसंबर 2016 तक, क्योंकि 8 नवंबर को क्या कर दिया गया था, 8 नवंबर को गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट क्या कर दिए थे, बैन कर दिए थे। तो अब जो इतने बड़े बड़े लोग थे वो क्या, रातों रात अगली रात में क्या करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, अगले ही सुबह होते ही 9 तारीख को बैंक के अंदर जाके पैसे जमा करवाने स्टार्ट कर दिए। तो वहाँ पे इनकम टैक्स उनकी जो स्टेटमेंट्स थी पहले की, और जो उन्होंने पैसा हाई अमाउंट के अंदर जमा करवाया था उसको मैच करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इसे प्रोग्राम को दोबारा लॉन्च किया गया 31 जनवरी 2017 को, और ये फिर अपने सेकंड फेज़ में पहुंचा मई 2017 के अंदर। यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस का वेरीफाई करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि भाई इन्होंने जितने पैसे बता के टैक्स पे किया था ये उतने ही है या उससे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होते तो उनके ऊपर और आगे की पेनल्टीज़ लगाई गई थी। और इससे क्या इम्पैक्ट हुआ डिमोनेटाइजेशन से, तो इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही हुआ कि पूरे इंडिया के अंदर जो लोग अपने घरों पे कैश रखते थे, तो वो टोटल कैश कितना था, करीबन 17.97 लाख करोड़ रहता था। लेकिन वो घट के फिर कितना आ गया जनवरी 2017 के अंदर, 7.8 लाख करोड़, क्योंकि सब लोगों ने क्या, या तो पैसे एक्सचेंज करवा दिए थे या फिर अपने बैंक के अंदर जमा करवा दिए थे। और सबसे बड़ी बात, डिमांड की कमी हो गई मार्केट के अंदर, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे चीज़ें खरीदने के लिए। बिजनेस ठप पड़ गए। जीडीपी इंडिया की करीबन 1.5% डिक्लाइन हो गई। छोटी और कुछ ऐसी शॉप्स थी जो बंद हो गई, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे खरीदने के लिए कुछ, और ना लोग उनके पास कुछ खरीदने को आते, लोगों के पास भी कुछ नहीं बचा हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। एज पर द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इनके द्वारा क्या कहा गया है कि इंडियन रोड्स के जो एक्सीडेंट सिनारियो है उसके अंदर करीबन 415 डेथ हो जाती हैं, और काफ़ी लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं हर रोज़, जो कि कोविड-19 से भी सीवियर है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, अभी सिनारियो देखते हैं क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो 2021 के अंदर 1.5 लाख लोगों की डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट के अंदर, जो कि ये ट्रेंड है, साल भर साल बढ़ता जा रहा है अभी। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी की डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो करीबन 1.9% लोगों की जो डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट में, वो हुई थी क्योंकि उन्होंने या तो ड्रग्स ले रखी थी या फिर अल्कोहल का, दारू का नशा कर रखा था, और नशे में एक्सीडेंट कर बैठते थे। और जो बाकी की 90% डेथ होती थी रोड एक्सीडेंट्स के अंदर, वो होती थी ओवर स्पीडिंग में, ओवरटेक करने में, या फिर डेंजरस ड्राइविंग करने में। तो इस तरह की जो ओवर स्पीडिंग जो हम करते हैं ना, उससे एक्सीडेंट हो जाते थे और उनके अंदर मोस्टली लोगों की डेथ हो जाती थी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स डेटा फ्रॉम 2019, जो वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है 2019 का, अगर उसके अंडर में उसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो इंडिया रैंक करता है टॉप 20 कंट्रीज़ के अंदर
जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ होती है रोड एक्सीडेंट के अंदर। और इसका कॉज क्या है? पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि भाई रोड्स और व्हीकल्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी घटिया है, ठीक है। दूसरा पुअर विजिबिलिटी, पुअर रोड डिज़ाइंस और इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग क्वालिटी ऑफ मटेरियल। आपने देखा होगा आजकल वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोग अपने हाथों से है ना रोड को ऐसे उखाड़ रहे हैं। इस तरह का घटिया मटेरियल यूज़ होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं और एक्सीडेंट होना स्टार्ट हो जाता है। नेग्लिजियंस और रिस्क, ओवर स्पीड करते हैं लोग, नशे और मतलब ड्रग्स और अल्कोहल के नशे में गाड़ियों को चलाते हैं, बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं, बिना सीट बेल्ट के ड्राइव करते हैं। डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर बात करते हुए चलते चलते रहेंगे। बाइक हो या गाड़ी हो, मतलब एक हाथ से तो कान पे फ़ोन लगा रहता है और अपना एक हाथ से ड्राइविंग करते रहते हैं, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होकर गाड़ियाँ ठोक लेते हैं। फिर बात करते हैं ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग में भी क्या है ना, भाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बचाने के लिए कि भाई दो चक्कर ना लगे कहीं से, हम एक ही चक्कर में सारा माल को भर ले चलते हैं। उससे गाड़ी ओवरलोड हो जाती है, कहीं तो उनका टायर फट जाएगा या फिर कहीं मोड़ पे पलट जाती है, जिससे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं वीक व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर है ना, गाड़ियों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कुछ ज़्यादा खास है नहीं। 2014 की एन कैप की जो रेटिंग थी, उसके अंदर इंडिया में जो टॉप सेलिंग गाड़ियाँ थी, उन्होंने या तो करीब 0 स्टार, 1 स्टार ये रेटिंग हासिल की थी। लैक ऑफ अवेयरनेस, लाइक रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी फीचर्स लाइक एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, लोगों को इनका इतना ज्ञान नहीं है कि भाई एयरबैग कितने ज़रूरी हैं, एबीएस गाड़ियों के अंदर, बाइक्स के अंदर कितना ज़रूरी है। तो लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। वो गलती कर बैठते हैं कि सही व्हीकल उनके लिए एक्चुअली है कौन सा, कि जो उनको ख़रीदना चाहिए। और एक्सीडेंट्स की वजह से इकनॉमी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? करीबन 3 से 5% इकनॉमी हमारी ऐसे ही बर्बाद चली जाती है। क्यों? क्योंकि देखो रोड एक्सीडेंट्स के अंदर लोगों की डेथ हो जाती है और वही लोग क्या पता कोई बड़ी कंपनी का मालिक होता है तो कोई कुछ काम कर रहा होता है। कहीं न कहीं से इनडायरेक्टली जीडीपी के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं? हेल्प कर रहे होते हैं और उनके जाने से हमारा बहुत बड़ा नंबर क्लैश हो जाता है। सोशल की बात करें तो बर्डन बढ़ जाता है हाउस होल्ड में। किसी भी घर के अंदर कोई डेथ हो जाती है, मान लो वो एक बंदा क्या है ना कमाने वाला था, ठीक है? और उसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो पूरे घर के अंदर है ना क्या हो जाएगी, पैसों की कमी, कर्जा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, गरीबी आ जाएगी, तो इस तरह की हालात बन जाते हैं। जेंडर स्पेसिफिक इम्पैक्ट की बात करें तो वुमेन्स इन फैमिलीज ऑफ विक्टिम बोर द बर्डन अक्रॉस पुअर एंड रिच हाउस होल्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है कि मान लो कहीं भी किसी भी घर के अंदर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए जहाँ पे किसी रोड एक्सीडेंट के अंदर किसी की डेथ हो जाए, नॉट इवन रोड एक्सीडेंट, मान लो किसी भी वजह से कोई इंसान की डेथ हो जाती है, तो उस घर में जो महिलाएं है ना, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। क्योंकि बाद में जो पूरा घर को संभालना और सारे काम चलाना, तो एक तरह से बहुत बड़ा बर्डन उनके ऊपर आ जाता है। अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट एक देखें जिसके अंदर ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज़, द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी 2021, ये एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की। तो और इसके अंदर क्या कहा गया था, अबाउट 50% ऑफ वुमेन, करीबन 50% जो औरतें हैं उनको ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनकी घर की जो इनकम है ना एकदम से क्रैश कर जाती है, एकदम से कम हो जाती है। और उस वजह से जो 40% जो वुमेन्स हैं वो अपने वर्किंग पैटर्न को चेंज कर देती हैं। मान लो पहले थोड़ा सा आ, मतलब थोड़ा आराम से रहते थे, तो अभी क्या है ना, अपनी जो फैसिलिटीज़ है उनके अंदर उन्होंने कटौती करना स्टार्ट कर दिया, फालतू के खर्चे कम करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से वो अपना है ना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको भी थोड़ा-सा चेंज कर देती हैं। और जो 11% जो फीमेल्स हैं, वो क्या करेंगी, वो करती हैं अपना एक्स्ट्रा वर्क उठा लेंगी फिर, ठीक है? कोई जो पार्ट टाइम जॉब और एक्स्ट्रा कर लेंगी, ताकि जो अपना पहले जिस तरह से वो जीते थे, उन्हीं चीज़ों को फुलफ़िल कर पाएँ और अपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, उनसे निकल पाएँ। The income decline of the low income rural household was the most severe compared to low income urban एंड हाई इनकम रूरल household। तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना कि जो गांव गांव है, जहाँ पे करीबन हमारा आधे से ज़्यादा भारत गांव के अंदर ही रहता है, और उन वहाँ पे अगर किसी की ऐसे डेथ हो जाए तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है? ना कि शहरों के अंदर। शहरों में क्या है, ऑलमोस्ट पूरी फैमिली जॉब कर रही होती है,
1 या 2 जनों को छोड़ के। और गाँव के अंदर क्या है ना, सभी खेती करने वाले होते हैं। एक चला जाता है तो पूरी फैमिली के ऊपर उसका काफ़ी बड़ा असर छोड़ जाता है। इम्प्रूव्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई जो स्पीड बम्प्स होते हैं और रेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं, राउंड बाउट्स होते हैं, ऑप्टिकल मार्किंग होती है, उन कैन रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट टू ग्रेट एक्सटेंट। तो भाई अगर हम अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और मेजर्स को इम्प्रूव करेंगे, स्पीड बम्प्स को ख़त्म कर देंगे और जो प्लेटफॉर्म है उनको रेज कर देंगे, और जो जगह जगह साइंस वगैरह लगा देंगे कि भाई आगे टर्न है काफ़ी ज़्यादा, तो उस वजह से भी है ना काफ़ी रोड एक्सीडेंट्स को ख़त्म किया जा सकता है। और इस यहाँ पे बात की गई बेटर सेंटर एंड स्टेट कोऑर्डिनेशन। सेंटर और स्टेट्स के बीच में अगर ढंग का कोऑर्डिनेट होगा तो उस वजह से भी जो ट्रैफिक लॉज हैं तरीके से फॉलो करे जाएंगे। अब बात करते हैं व्हाट आर द इनिशिएटिव रिलेटेड टू रोड सेफ्टी। ग्लोबल वे पे देखें तो ब्रासीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी 2015, और इसको इंडिया ने भी साइन कर रखा है। और यहाँ पे क्या बात की गई है कि भाई द डिक्लेरेशन वाज साइंड एट द सेकंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी हेल्ड इन ब्राज़ील। तो कहाँ पे हुई थी? ये ब्राज़ील के अंदर हुई थी 2015 के अंदर, जिसका सिग्नेटरी कौन है? इंडिया भी है। यहाँ पे कंट्रीज़ का क्या प्लान था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और 6 को क्या करेंगे? अचीव करेंगे। और जो ग्लोबल डेथ है और इंजरीज़ हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से 2030 तक उसको क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे, मतलब काफ़ी कम कर देंगे। डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 से 30, यूएन जनरल असेंबली, इन्होंने एक रिजोल्यूशन को क्या किया? अडॉप्ट किया, प्रूविंग ग्लोबल रोड सेफ्टी with the ambitious target of preventing at least 50% of road traffic death and injury by 2030। तो यहाँ पे यूएन जनरल असेंबली का क्या रिजोल्यूशन था कि भाई 2030 तक जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पे डेथ हो जाती है या इंजरी हो जाती है उसको एटलीस्ट हम 50% तक कम कर देंगे। ग्लोबल प्लान अलाइंस विद स्टॉकहोम डिक्लेरेशन बाय एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ होलिस्टिक अप्रोच टू रोड सेफ्टी। अब बात करते हैं आई के बारे में, इंटरनेशनल रोड से असेसमेंट प्रोग्राम। इट इज़ रजिस्टर्ड चैरिटी डेडिकेटेड टू सेविंग लाइफ्स थ्रू सेफर रोड। अब इंडिया के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या एक्शंस और प्लान्स बनाए गए हैं, इनिशिएटिव लिए गए हैं रिलेटेड टू रोड सेफ्टी, उनको पढ़ते हैं। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, इस एक्ट के अंदर क्या किया गया? जो पेनल्टीज़ थी उनको बढ़ा दिया गया। अगर किसी ने ट्रैफिक वायलेशन किया, डिफेक्टिव व्हीकल्स यूज़ किए और जुवेनाइल ड्राइविंग की हुई, यानी कि छोटे बच्चों को 18 साल से कम के बच्चों को अगर आपने ड्राइविंग करवाई या फिर उनको ऐसी गाड़ियाँ दे दी, तो आपके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी और आपके व्हीकल भी वहाँ पे सीज हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे उसके अंदर प्रावधान किए गए। इट आल्सो प्रोवाइड फॉर द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, तो एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट भी फंड भी बनाया गया जो प्रोवाइड करता है हमको कंपलसरी इंश्योरेंस कवर टू ऑल द रोड यूजर्स इन इंडिया। कि भारत के अंदर जितने भी रोड यूजर्स हैं ना, अगर उनका किसी भी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है ऑन रोड या फिर व्हीकल के अंदर, तो उनको किसी भी प्रकार की क्या है ना, कोई यहाँ पे इस फंड से थोड़ी सी इंश्योरेंस मिल जाएगी। इट आल्सो प्रोवाइड फॉर ए नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड टू क्रिएट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और साथ ही बात करते हैं द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2000। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ लैंड विद इन द नेशनल हाईवे, राइट ऑफ वे एंड ट्रैफिक मूविंग ऑन द नेशनल हाईवेज एंड आल्सो फॉर द रिमूवल ऑफ अनऑथराइज ऑक्यूपेशन देयरफॉर। आपने देखा होगा हाईवेज के साइड में कई बड़े बड़े ढाबे लगा लेते हैं और कोई वाइन शॉप्स खोल लेते हैं, दारू की दुकानें खोल लेते हैं। तो वहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा। और गवर्नमेंट को ये पावर है कि इस तरह की चीज़ों को वहाँ से वो रिमूव करवा दें, ताकि किसी भी तरह का एक्सीडेंट होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998, यानी कि NHAI। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ एन अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविद एंड इंसिडेंटल देयरटू। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि भाई जो हमारे हाईवेज हैं उनके मेंटेनेंस के लिए एक मैनेजमेंट बनाया गया और उसका क्या नाम रखा गया? नेशनल मैनेज हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यही इसको मैनेज करती है पूरा कि हाईवेज़ का डेवलपमेंट कैसे करना है, उनको मेंटेन कैसे रखना है और पूरे के पूरे मैटर को मैनेज कैसे करना है। तो ये सारी अथॉरिटी किसके पास रहती है? NHAI के पास रहती है, जहाँ पे आप
टोल वगैरह भरते हो, है ना? वो सारा का सारा किसके अंडर में आता है? NHAI के अंडर में आता है। अब बात करते हैं मुराल पेंटिंग्स के बारे में। रिसेंटली द वॉल ऑफ पीस, अ ग्रेट वर्क ऑफ मॉडर्न मुराल आर्ट ऑन 70 फीट लॉन्ग कंपाउंड वॉल ऑफ गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल एट चेरापुलसेरी, जो कि केरला के अंदर है, उसको इनॉग्रेट किया गया। तो ये एक स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की है ना, वॉल है, दीवार है, जो करीबन 700 फीट बड़ी है। तो उसकी दीवार के ऊपर मुराल आर्ट किया गया था, ठीक है? और इस वॉल को क्या बोलते हैं? वॉल ऑफ पीस। व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट मुराल पेंटिंग? मुराल पेंटिंग्स के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है? इंडियन मुराल पेंटिंग्स आर पेंटिंग मेड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स एंड प्लेसेस। जितने भी बड़े बड़े महल हैं या फिर जो पुरानी केव्स हैं, उनके अंदर मुराल पेंटिंग्स हमको देखने को मिलती हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मुराल इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेस्को पेंटेड ऑन द केव ऑफ अजंता। जो अजंता और इलोरा की और जो बाग केव्स हैं या फिर सीतानवासल केव है, वहाँ पे हमको काफ़ी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं मुराल पेंटिंग्स के। उनकी दीवारों के ऊपर, उनकी सीलिंग पे ब्यूटीफुल फ्रेस्को पेंटिंग की हुई होती है। इट इज़ एन ओल्ड इन द ओल्ड स्क्रिप्ट्स लिटरेचर देर वॉज मच एविडेंस ऑफ मुराल पेंटिंग्स। काफ़ी ऐसे पुरानी पुरानी केव्स और जो ओल्ड स्क्रिप्ट्स हैं, वहाँ पे भी हमको मुराल पेंटिंग्स के एविडेंस देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू विनय पिताका, द नोटेड कोटिशंस ऑफ वैशाली, अम्रपाली एम्प्लॉयड पेंटर्स। तो जो वैशाली और अम्रपाली के जो कोटेशंस थे, ठीक है, विनय पिताका के अकॉर्डिंग में, तो वो क्या एम्प्लॉय करते थे? पेंटर्स को एम्प्लॉय करते थे, मतलब काम पे रखते थे, टू पेंट द किंग्स ट्रेडर एंड मर्चेंट्स ऑफ दैट टाइम ऑन द वॉल ऑफ हर पैलेस। तो उनकी जो महल की दीवारें होती थी, बड़े बड़े मर्चेंट्स जो होते थे, ट्रेडर होते थे, या फिर जो राजा महाराजा होते थे, तो वो पेंटर्स को क्या करते थे? अपने यहाँ पे काम पे रखते थे, और उनसे जो ये मुराल पेंटिंग है अपने महल की और घरों की दीवारों पे पेंट करवाते थे। व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ इंडियन वॉल पेंटिंग? तो यहाँ पे टेक्निक की बात की गई है कि उस टाइम पे किस तरह से इसको बनाया जाता था। द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडियन वॉल पेंटिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड इन विष्णु धर्मोत्तरम, जो कि एक संस्कृत टेक्स्ट है, 5वीं से 6ठी सेंचुरी के तब का। The process of this painting appears to have been same in all the early examples that have survived within an एंड ओनली एक्सेप्शन इन राजेश्वरा टेम्पल। तो ये जो प्रोसेस है ना पूरी, ये ऑलमोस्ट सभी के अंदर सेम है यहाँ पे, लेकिन बट एक एक्सेप्शन है, जो कि राजेश्वरम टेम्पल का, जो कि कहाँ पे है? तंजौर के अंदर, विच इज़ सपोज टू बी डन इन ट्रू फेस्को मेथड ओवर द सरफेस ऑफ रॉक। तो यहाँ पे क्या है ना, जो मेथड है पेंट करने का, वो था फ्रेस्को मेथड, जो कि किसी रॉक के ऊपर किया गया है। मोस्ट ऑफ द कलर्स वर लोकली अवेलेबल। जितने भी रंग वहाँ पे यूज़ किए गए पेंटिंग के अंदर, वो वहीं से आसपास से उठाए गए। और जो ब्रशेस थे वो किस चीज़ के बने हुए थे? हेयर्स ऑफ एनिमल्स लाइक गोट, कैमल और मैंगूज। और जो ग्राउंड था, उसको सबसे पहले क्या करते हैं? कोट करते हैं विद एक्सीडिंगली थिन लेयर ऑफ लाइम प्लास्टर। लाइम के प्लास्टर को बिल्कुल पतले तरह से एक पूरी उसकी लेयर बनाई जाती है, जिसके ऊपर पेंटिंग की जाती है वाटर कलर से। लेकिन जो ट्रू फ्रेस्को मेथड है, जो कि राजेश्वरम टेम्पल के अंदर यूज़ किया गया था, उसमें क्या होता है ना, पेंटिंग की जाती है कैसे? जो वॉल सरफेस होती है, जब वो वेट होती है, उसी समय पे उसके ऊपर पूरी पेंटिंग की जाती है, सो दैट द पिगमेंट गो डीप इनसाइड द वॉल सरफेस। जो रंग है ना, जो उसके ऊपर पेंटिंग के ऊपर किए गए थे, जब वो गीली थी, तो उससे क्या है ना, वो कलर्स बिल्कुल डीप डाउन चले जाते हैं, जिससे वो लंबे समय तक उसकी सरफेस पे सेम टू सेम रहते हैं। द अदर मेथड्स ऑफ पेंटिंग विच वाज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ इंडियन पेंटिंग इज नोन एज टेम्पोरा। तो काफ़ी डिफरेंट तरह के मेथड्स भी थे, जो काफ़ी बड़ी-बड़ी इमारतों के ऊपर देखने को मिलते थे। और पूरे मेथड उन इंडियन पेंटिंग्स को किस नाम से जाना जाता था? टेम्पोरा के नाम से जाना जाता था। इट इज़ द मेथड ऑफ पेंटिंग ऑन द लाइम प्लास्टर सरफेस। जो लाइम प्लास्टर सरफेस थी, उसके ऊपर पेंट किया जाता था, जिसको पहले सुखाया जाता था। उसके बाद फ्रेश वाटर से डीरेंच किया जाता था, फ्रेश लाइम वाटर से, और बाद में उसके ऊपर पेंटिंग की जाती थी। अब देखते हैं व्हाट इज़ मुराल। मुराल इज़ एनी पीस ऑफ आर्टवर्क दैट इज़ पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द वॉल। जो दीवारें हैं, उसके ऊपर या तो पेंट किया हो या फिर डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर दिया हो बना के, तो पूरे पूरे आर्ट वर्क को, उस पीस को क्या बोलते हैं? मुराल बोलते हैं। मोर ब्रॉडली, मुराल आर आल्सो अपीयर इन सीलिंग्स, जो छतें हैं, और एनी अदर लार्ज परमानेंट सरफेस।
देयर आर मैनी टेक्निक्स यूज फॉर मुराल पेंटिंग, आउट ऑफ विच फ्रेस्को इज जस्ट वन। तो मुराल पेंटिंग्स को बनाने की काफ़ी टेक्निक्स हैं और उसी एक टेक्निक में फ्रेस्को भी आती है। सो फ्रेस्को इज़ अ स्पेसिफिक टर्म फॉर मुराल पेंटिंग्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है वायरोवोर। रिसर्चर्स ने अभी एक पहला वायरोवोर या फिर ऑर्गेनिज्म दैट ईट वायरस, उसको क्या किया है, उसका डिस्कवरी किया है। द न्यू फाइंडिंग में चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ वायरसेस प्ले इन द फूड चेन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। व्हाट इज वायरोवोर? इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एन एक्चुअल स्पीसीज ऑफ प्रोटिस्ट दैट फीस्ट ऑन वायरसेस। तो ये प्रोटिस्ट की एक एक्चुअल स्पीसीज है जो कि किसके ऊपर सर्वाइव करती है, वायरसेस को खा के सर्वाइव करती है। वायरो मतलब वायरस, और मतलब ऑर्गेनिजम्स, कि भाई वायरो मतलब वायरस को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स। These virus eating species of protists, which have their own kingdom on the tree of life and are not an animal, plant, or fungi, are now classified as virivores. It is a specific species of Halteria, माइक्रोस्कोपिक ciliated that populates fresh water वर्ल्ड वाइड। तो मोस्टली फ्रेश वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं। और आपको इतना सब याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बस ये वायरोवोर याद रखना, क्योंकि ये किसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, वायरस को खा के सर्वाइव करते हैं। और किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से बन के ये मिले होते हैं। इट कैन ईट ह्यूज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस क्लोरोवायरस दैट शेयर देयर एक्वेटिक हैबिटेट। क्लोरोवायरस आर नोन टू इन्फेक्ट माइक्रोस्कोपिक ग्रीन एल्गे। तो क्लोरोवायरस को एक ख़त्म कर सकते हैं खा के। और क्लोरोवायरस से कौन इन्फेक्ट हो जाता है, जो ग्रीन एल्गे होती है वो इन्फेक्ट हो जाती है। सो ये थी आज की हमारी क्लास। अच्छी लगी हो वीडियो या फिर कोई सुझाव सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। और ये पूरी क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम पेज पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सो तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।